हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो अभी आपके बहुत सारे एग्जाम्स हैं इन लाइन, जिसमें कि इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आने वाला है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आरबीआई, सेबी, नबार्ड, पीएफआरडीए, ठीक है, पीएफआरडी तो खैर कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर आपका आईएफएससी है, ठीक है। इन सभी में आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश देखने के लिए मिलेगा। एंड यहाँ पर अगर आप कोई भी बैंकिंग, रेगुलेटरी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आता ही है। तो आज यहाँ पर हमें ना कुछ चीजें समझनी होंगी कि किस तरीके से हमें इस एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। देखो, नॉलेज सबके पास होती है, आपके पास भी है, और आपके साथ जितने भी लोग एग्जाम देने जा रहे हैं वो सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, सभी के पास नॉलेज है। लेकिन यहाँ पर मैटर क्या करता है? यहाँ पर मैटर करता है कि कितनी क्लैरिटी और कंट्रोल के साथ में आप इन आंसर्स को फ्रेम कर रहे हो। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है ना, ये आपकी क्लैरिटी और आपके कंट्रोल का टेस्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, आपके जो रेगुलेटरी एग्जाम्स होते हैं, इसमें आपको ना ही केवल एक अच्छा आंसर फ्रेम करना है, लेकिन आपको ना एक पर्पस के साथ में इस आंसर को फ्रेम करना है। पर्पस एज इन, आपको यहाँ पर टेस्ट किया जाता है मोस्टली तीन इंपॉर्टेंट चीजों पर, कि आपकी जो थॉट्स हैं, ठीक है, उनमें कितनी क्लैरिटी है। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स यहाँ पर आपका कैसा है, आप कितने अच्छे से अपना कंटेंट जो लिखने वाले हो उसमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन कर पा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आपकी फॉर्मल बिजनेस लैंग्वेज पर कितनी अच्छी कमांड है। तो यहाँ पर अगर ये तीन चीजों को आप अच्छे से फोकस कर कर अपनी स्किल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करते हो, तो आप एक अच्छा आंसर लिख पाओगे। एंड यहाँ पर अगर हमें देखें कि किस तरीके से ये जो क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम स्मार्टली और क्विकली यहाँ पर इनका आंसर कर पाए, तो उसके लिए हमें ना बहुत अच्छे से सीखना होगा कि क्या हमसे पूछा जा रहा है, कैसे उस आंसर को स्ट्रक्चर करना है। और यहाँ पर अब ये हमारे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, हमारी प्रश्न, हमारे ऐसे सभी चीजों पर वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपको बहुत ही प्रिसाइज होना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लेंथी आंसर्स लिखने हैं, लेंथी एसेज लिखने हैं, नहीं, आपको टू द पॉइंट बात करनी है। अगर एग्जामिनर ने आपको 150 वर्ड्स बोला है, ठीक है, तो वो भी अबाउट 150 वर्ड्स बोला होगा या नॉट मोर देन बोला होगा, ये नहीं बोला कि एग्जैक्ट 150 वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप 130 से 140 वर्ड्स में भी अपनी बात को रख देते हो और अच्छे से रख देते हो, तो आपको स्कोर्स अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम अपना थोड़ा सा पार्ट समझेंगे, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले रीड करेंगे, उसके बाद में चीजों को ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे, प्लान करना सीखेंगे, और कैसे हमें अपनी बात को एक्सप्रेस करना है अपने आंसर्स में, वो समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप चीजों के साथ में जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन की, तो यहाँ आप क्या देखेंगे, यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो इस बात पर नहीं डिपेंड करेंगे कि आपने कितना लिखा है। हाउ मच इज नॉट आस्क्ड, व्हाट इज आस्क्ड, हाउ डायरेक्टली एंड एक्यूरेटली यू आर राइटिंग योर आंसर, ठीक है। अब इसमें आपको क्या फोकस करना होगा कि हर एक आंसर जो है वो हमारे पैसेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। हमारे अजम्पशंस या हम पहले से क्या जानते थे, हमें क्या पता है, हमने क्या पढ़ा है, कौन से आर्टिकल्स पहले से पढ़कर हम एग्जाम में आए हैं, वो सब आपसे यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा आपके कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हाउ डायरेक्टली एंड एक्यूरेटली यू आर आंसरिंग व्हाट इज आस्क्ड, यू आर एड्रेसिंग व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, ठीक है, not your external knowledge or your assumptions, that is fine। अब यहाँ पर अगर हम देखें, एक मैं आपके लिए पैसेज लेकर आई हूँ, तो ये जो पैसेज है ये आप मेरे साथ पढ़ेंगे, ओके। और यहाँ पर आप चाहो तो इसको पॉज भी कर सकते हो वीडियो को, और खुद से एक बार इसको रीड करोगे। तो यहाँ पर अगर हमें कैसे शुरू करना है, उन्होंने बोला कि आपको पैसेज जो है गिवन बिलो, इसको आंसर करना है, जो भी क्वेश्चंस हमारे पैसेज के ऊपर बेस्ड है, और अपने खुद के वर्ड्स में करना है। यहाँ से उठाकर लाइन वहां पर चिपकानी नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं करनी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो चलो, अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या बात हो रही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, इंडिया सर्विस सेक्टर ग्रोथ कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन इन मे, with companies reporting the quickest increase in business activity since April 2011. A monthly survey
showed on Friday. Okay. अब इसके बाद में हम ना यहाँ पर अपना बीच का पार्ट नहीं पढ़ रहे, हम जाएंगे सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में क्या लिखा है? Still, service providers refrained from taking on additional workers in May. In fact, there was a renewed but only in marginal decline in employment. The latest results continue to signal subdued global demand for Indian services, with new business from abroad having now declined in each month since the onset of COVID-19 pandemic in March 2020. Consumer services remained the brightest spot of the service economy, posting the strongest increase in both new business and output during May. ओके, तो इतना आपको समझ में आया कि यहाँ पर बात जो हो रही है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो रही है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कुछ तो ऐसा है जो कि यहाँ पर हमारे जो वर्कर्स हैं वो अभी जॉब्स वगैरह नहीं ले पा रही हैं या कंपनी ज्यादा लोगों को हायर नहीं कर रही हैं, एंड समवेयर हमारी जो इंडियन सर्विसेज हैं उनकी डिमांड तो बढ़ रही है, सॉरी डिमांड तो हमारी कम हो रही है, एंड साथ में जो कंज्यूमर सर्विसेज हैं वो सर्विस इकोनॉमी के लिए ब्राइटेस्ट स्पॉट रही, जिसमें सबसे ज्यादा न्यू बिजनेस भी स्टार्ट हुए हैं और आउटपुट भी। ठीक है, अब इतना समझ लिया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, कुछ कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान देना होता है। ठीक है, जैसे इनिशियल में जब मैंने पहला पैसेज पढ़ा तो मुझे ये समझ में आ गया कि हम बात कर रहे हैं इंडियन सर्विस सेक्टर के एक्सपेंशन की, जो कि यहाँ पर स्ट्रेंथन हो रहा था। ठीक है, तो एक्सपेंड हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसको या तो एक्सपेंशन में हेल्प कर रहे हैं या फिर रिस्ट्रेन कर रहे हैं। अब आते हैं हम आगे की तरफ, तो यहाँ पर आगे पढ़ते हैं द सीजनली एडजस्टेड S&P Global India Services PMI Business Activity Index rose to 58.9 in May from 57.9 in April, clocking the fastest rate of expansion in over 11 years, and a rating above 50 indicates an overall increase in output. हमने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ जो हमारा इंडियन सर्विसेज सेक्टर है वो उसमें बिजनेस एक्टिविटीज में इंक्रीमेंट आया है, राइट। अब आ जाते हैं आगे। द अपटर्न वाज एडेड बाय अ सब्सटेंशियल पिकअप इन न्यू बिजनेस ग्रोथ as demand continued to recover following the reopening of economy after COVID-19 lockdown. The reopening of Indian economy continued to help lift growth in service sector. Business activity rose at quickest pace in over 11 years in May, supported by the fastest upturn in new orders, says Poilana D. Lima, Economics Associate Director at S&P Global Market Intelligence. ओके, तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि देखो सर्विस सेक्टर जो है वो ग्रेव कर रहा है और यहाँ पर न्यू बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं इन्फ्लेशन आउटलुक, however, worsened as input prices rose at sharpest pace in survey history. Inflation shows no signs of abating as price gauges showed an unprecedented increase in input costs and second fastest upturn in selling charges in less than 5 years. तो ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है उससे रिलेटेड हमने ये देखा कि जो इनपुट प्राइसेस हैं वो तो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और यहाँ पर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो वीकेंड होगा या फिर कम स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर इसके बाद में आगे देखते हैं। अब देखो इन्फ्लेशन आउटलुक, इसके अलावा इनपुट प्राइस रोज हुआ है, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं और एक अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज देखने के लिए मिला है इनपुट कॉस्ट में। ठीक है ना, चलो आगे पढ़ते हैं। May data marks the 23rd successive methods of rising input prices at Indian service providers. The rate of inflation climbed to the highest in 16 and a half years of data collection. Elevated prices pressure continued to restrict business optimism. Despite picking up from April, the overall level of sentiment among service providers was historically subdued. Service firms reported substantial pressure from food, fuel, input, labor, and transportation costs.
but companies continue to transfer rising cost burdens to customers via upward adjustment to selling prices. Despite remaining optimistic towards 12-month outlook for business activity, firms remained concerned that inflationary pressures would dampen the economic recovery. The overall level of positive sentiment improved from April but remained historically low. There was a further increase in outstanding business among services firms during May. The rise was fifth in consecutive month and fastest in a year but moderate overall. Where backlogs expanded, companies associated this with greater new orders. नाउ अब इसके आगे वाला पार्ट जो है वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो हमने यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स देखे थे जिसको मैंने अंडरलाइन कर लिया। अब एग्जाम में आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन नहीं कर सकते हो तो या तो आप इसको अपने पास में लिख लेना या तो कोशिश करना कुछ देर के लिए कुछ कीवर्ड्स को आप याद रखो। ठीक है, अब ये हमने पूरा का पूरा अपना एक पैराग्राफ जो है वो अच्छे से पढ़ा। उसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी कि किस तरीके से जो इनपुट कॉस्ट का बर्डन है वो हमारे सेलिंग प्राइसेस पर डाला जा रहा है। इसके अलावा हमने देखा कि बिजनेस एक्टिविटी बढ़ तो रही है लेकिन इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। फिर हमने ये भी देखा कि यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग बिजनेसेस हैं अमंग सर्विसेज फर्म, वहां भी हमने ये देखा है कि ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो काफी मॉडरेट है। इसके बाद में अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फैक्टर्स that contributed to the strong growth of India's service sector in May as reflected in S&P Global India Services PMI। तो पहला जो क्वेश्चन है अब ये यहाँ पर क्या बात करना चाहता है, ये हमसे पूछ रहा है कि भाई क्या क्या रीजंस हैं, क्या कॉजेस हैं जो कि पैसेज में मेंशन किए गए हैं। जैसे कि रीओपनिंग हो रही है इकोनॉमी की, रिकवरी कर रहे हैं हम कोविड-19 के बाद में, यहाँ पर डिमांड हमारी जो है वो रिकवर कर रही है और नए ऑर्डर्स जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कम से कम 2 से 3 लाइन का एक क्रिस्प आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। तो हर एक आंसर जो होगा वो हमारा 4 से 5 लाइंस में हमें खत्म करना है जिसमें कि हम डेटा को बैक कर सकते हैं और एक आइडिया पर लाइन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। एक ही चीज को पैसेज में हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, रीस्टेट नहीं करना, रेदर हमें जो पैसेज है उसे यहाँ पर कंडेंस कर कर लिखना होगा। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको मॉडल आंसर जो है वो एक बारी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इसको हमने यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन था कि फैक्टर्स क्या क्या हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, तो हमने देखा कि यहाँ पर आपके पास में डिमांड की रिकवरी हुई, न्यू बिजनेस ऑर्डर्स आए एंड इसी वजह से रीओपनिंग भी जो हुई थी हमारी इकोनॉमी की उसकी वजह से ऐसा हुआ है। साथ में यहाँ पर जो मार्केट कंडीशंस हैं वो इम्प्रूव हुई हैं और कंज्यूमर एक्टिविटीज इंक्रीज होने की वजह से स्पेशली जो कंज्यूमर सर्विसेज हैं उसकी वजह से हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने के लिए मिली है। इतना क्लियर हो गया। अब हम वापस आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। तो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें समझ में आया। सेकंड में आए तो यहाँ पर इम्पैक्ट पूछा है कि राइजिंग इन्फ्लेशन जो है और इनपुट प्राइसेस बढ़ रहे हैं हमारे सर्विस सेक्टर में, तो बिजनेस कॉन्फिडेंस और ओवरऑल इकोनॉमिक रिकवरी पर इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो अब हमारे पास में क्या पूछा गया है, मेजरली यहाँ पर हमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बताने होंगे कि हमारा जो आउटलुक है वो वर्सन हुआ है, ऑप्टिमिज्म काफी रिस्ट्रिक्टेड है और रिकवरी जो है वो डैम्पन हुई है। ठीक है, तो अब हमें इसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखना होगा लाइक कि शार्प इंक्रीज जो हमारी इनपुट कॉस्ट में हुआ जैसे फूड, फ्यूल और लेबर, इसकी वजह से हमारे सेलिंग प्राइसेस बढ़े और बिजनेसेस का जो ऑप्टिमिज्म है वो कम हुआ। और ये जो हमारे प्राइसेस बढ़े हैं इन्हें हम किधर लेकर चले गए थे, इनको हम लेकर चले गए थे हमारे सेलिंग प्राइसेस में। तो यहाँ पर इनपुट प्राइसेस बढ़ गए शार्पेस्ट रेट में जिसमें कि हमारा फ्यूल, फूड, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन सब में इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला। तो फर्म्स जो हैं उन्होंने ये कॉस्ट ऑल दो कस्टमर्स के पास तो कर दी लेकिन क्योंकि इन्फ्लेशन यहाँ पर कैसा था, परसिस्टेंट था,
तो बिजनेसेस के पास में लिमिटेड ऑप्टिमिज्म है और सर्विस प्रोवाइडर्स को डर लग रहा है कि जो राइजिंग प्राइसेस हैं वो डिमांड को वीकन कर सकते हैं और इकोनॉमिक रिकवरी को स्लो डाउन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमने पहले यहाँ पर कॉज बताया और कॉज बताने के बाद में हम फटाफट से इम्पैक्ट के ऊपर आ गए, है ना। तो यहाँ पर इसी तरीके का स्ट्रक्चर हमें मेंशन करना है। अब हम आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि हाउ डिड द रीओपनिंग ऑफ इकोनॉमी आफ्टर कोविड-19 lockdowns influences new business orders and outputs in the service sector। तो सर्विस सेक्टर में किस तरह से जो हमारे आउटपुट है और हमारे जो बिजनेस ऑर्डर हैं उनमें चेंजेस आए हैं। तो अब इसमें ये देखो कि कीवर्ड क्या है, कीवर्ड है रीओपनिंग, ठीक है, और वो भी आफ्टर कोविड। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कहाँ पर ये बात की गई है कि रीओपनिंग हुई है एंड यहाँ हमें समझ में आएगा कि जो लॉकडाउन लिफ्ट हुए थे, ठीक है, उसकी वजह से हमारी जो मोबिलिटी और डिमांड है वो रिवाइव हुई और शार्प इंक्रीज न्यू ऑर्डर्स और आउटपुट में आया। तो पोस्ट पैंडेमिक जो रिबाउंड हुआ है ये सबसे ज्यादा सर्विस ग्रोथ हमारे लिए लेकर आया है। तो हायर आउटपुट इसने यहाँ पर क्विकेस्ट राइज हमारी बिजनेस एक्टिविटी में दिखाया है। तो हम यहाँ पर डेटा भी मेंशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर PMI 58.9 मेंशन कर दिया एक बार, तो ये हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसमें क्रेडिबिलिटी ले आएगा, लेकिन अगेन बात आपको अपने खुद के वर्ड्स में लिखनी होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पर कि आपसे क्या पूछा जा रहा था। आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि डिस्पाइट ग्रोथ इन बिजनेस एक्टिविटी एंड न्यू ऑर्डर्स एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर डिक्लाइंड, एनालाइज द रीजंस बिहाइंड दिस ट्रेंड। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट में डिक्लाइन देखा गया है डिस्पाइट कि बिजनेस एक्टिविटी बढ़ रही है और न्यू ऑर्डर्स भी बढ़ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ना आपका एनालिटिकल क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, जिसमें कि हमें कॉज और एक यहाँ पर लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। इवन आपसे पूछा भी है कि क्या रीजंस है बिहाइंड दिस। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले समझना होगा कि जो हमारे ऑर्डर्स हैं वो ऑल्दो यहाँ पर बड़े हैं, लेकिन जो कंपनीज हैं वो कॉशियस नहीं हायरिंग के बारे में, क्योंकि इन्फ्लेशन और अनसर्टेन डिमांड थी एंड कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट को हमने देखा इनपुट कॉस्ट बढ़ रही थी, तो लेबर कॉस्ट एटलीस्ट हमारी कंट्रोल रहे। उन्होंने फ्रेश रिक्रूटमेंट्स नहीं किए और एक मार्जिनल फॉल हमारी एम्प्लॉयमेंट में देखने के लिए मिला, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इस आंसर को लिखना है। आगे समझ में, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे IFSCA से भी या फिर कोई भी एग्जाम है वो हमारी क्या एबिलिटी चेक कर रहा है कि हम क्या अपने डेटा को अपनी रीजनिंग के साथ बैलेंस कर सकते हैं या कि नहीं। यहाँ पर इसीलिए मैं बोल रही थी आपको चीजें कॉपी पेस्ट नहीं करनी है। आगे समझ में, अभी और आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा और लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें हम पूरा पेपर ही डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा इसी तरीके से चलेंगे और आप देखना कि किस तरह से आपका जो पूरा टाइम है वो फटाफट खत्म हो जाएगा, इसीलिए प्रैक्टिस की भी जरूरत होती है। इवेल्युएट द ग्लोबल डिमांड सिनेरियो फॉर इंडियन सर्विसेज पोस्ट पैंडेमिक एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन द सेक्टर्स लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि जो न्यू बिजनेसेस हैं, ठीक है, फ्रॉम अब्रॉड, हमने ये देखा कि हर बार हर महीने डिक्लाइन कर रहे थे सिंस 2020। तो जो ग्लोबल डिमांड है वो कहीं ना कहीं वीक है, जिसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म हमारी डिमांड है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर रही है। एंड यहाँ पर अब आ जाते हैं हमारे आंसर पर कि किस तरीके से हमने इसको टैकल किया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो न्यू बिजनेस है अब्रॉड से ये कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन कर रहे हैं एंड रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सबड्यूड ग्लोबल डिमांड, जो आपका वीक कर रहे हैं एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को और चैलेंजेस पोज करेंगे लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस में, या फिर इसको हम लॉन्ग टर्म रिस्क भी बोल सकते हैं, मेकिंग द सेक्टर मोर डिपेंडेंट ऑन डोमेस्टिक डिमांड, राइट। तो यहाँ पर जो हमने डिस्कशन किया है वो आपका किस तरीके से है, हमने यहाँ पर देखा कि हमारे जो पांचों आंसर्स थे इसमें हमने क्लियर, कंसाइज, ठीक है,
एक क्लियर, कंसाइज और एक डायरेक्ट मैनर में अपने सॉल्यूशंस को लिखने की कोशिश की है। और ये सभी हमारे आंसर्स ऑल्दो हमारे पैसेज से लिंक्ड हैं, लेकिन एग्जैक्टली कॉपीड नहीं है। ओके, चलो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि आपका रहता है प्रेसी राइटिंग। तो अब एक प्रेसी राइटिंग जो होती है वो किसके बारे में बात करती है? क्या ये यहाँ पर आपकी जो हमारा आंसर है उसको कम वर्ड्स में लिखने की बात करती है, या उसका क्या मतलब है? देखो, सबसे पहले ना जो प्रेसी राइटिंग है ये बात करता है बॉइलिंग एसेंस क्या है आपके पैसेज का। ये आपसे एसेंस की बात कर रहा है। यहाँ पर ये बात करते हैं कि आपको समझना होगा थीम, टोन, और साथ में यहाँ पर किस तरीके का की मैसेज इस पैसेज में दिया गया है। ठीक है, तो जब आप ये तीन चीजें समझ जाते हो, इसके बाद में आपको एक 3 स्टेप मेथड यूज करना है। वो मेथड क्या है? सबसे पहले यू हैव टू रीड द पैसेज, देन यू हैव टू डिवाइड इट, एंड देन यू हैव टू कंडेंस। मीनिंग, सबसे पहले तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपका सेंट्रल आइडिया क्या है। इसके बाद में आइडिया को क्लस्टर्स में डिवाइड कर लेना है, एंड इसके बाद में आप क्या करोगे, इस बात को कुछ अपने 120 से 130, और अगर 180 वर्ड्स में पूछा गया है तो 180 वर्ड्स के अबाउट में लिखना होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर अपना पैसेज पढ़ते हैं। आप लोग चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, एक बार वीडियो पॉज कर कर इसे अपने आप रीड करो, फिर मैं जो रीडिंग कर रही हूँ उसको सुन सकते हो, या तो थोड़ा आगे फॉरवर्ड कर लेना। ठीक है, तो मैं आपको ये वाली स्लाइड दिखा देती हूँ। इफ यू वांट यू कैन पॉज इट। नेक्स्ट यहाँ पर ये वाली स्लाइड है, फिर आपका इतना पार्ट और है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। इट्स taboo that we all think about it. We are told it's not good to talk or even think about death. We are all going to die. Death is a shadow that follows all the time. The recent pandemic had reminded us that death is close by. One can face it anytime, even the very next moment. There is nothing to be scared of, and it is a fate we all will share. Logically, all of us know that we are going to die, but emotionally we feel invincible. That is why we waste our time complaining so much rather than being grateful enough. It's all because we don't have the right perception of death. If you are going to die tomorrow, what will you do on your last day in this world? Would you rather waste your time thinking about the future, or do something that will give you deep fulfillment and make your now more enjoyable? Contemplating death puts things into perspective. We are here to experience life. It's just like a football game. The match starts when we are born. When the final whistle blows, it's all over. There is no point in complaining about the weather, about your teammates not playing right. All you can do is go out there, do the best you can to score a goal. Contemplating that makes you understand how precious this moment is. The present never comes back. Future is just a concept, it never exists. What exists is now. Awareness of death makes you feel liberated. Why will you not do something without thinking about what others might think of you? You are going to die one day. The thing that you are scared of won't matter. All your problems just won't matter. So invest your time in something that makes you happy. The more you think about the inevitable death, the more liberated you will be. Contemplating death makes you grateful for everything you have, everything you think, and all the experiences. Look around for a second, look at the trees, the birds, the people, and there will be a time when everything that you will see now will not exist. So every second spent with it is precious. We are all going towards death. Then why not say things that you never dared to say? Forgiving the people with whom in the past you had negative experiences, and being grateful to people who had always been with you and positively changed your life. Becoming aware of your mortality is an awakening experience.
It might help you in living your life authentically and entirely. Perhaps for the first time, you will truly be free. समझ में आया? पूरा पैसेज यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहा है, किस तरह का थीम है, किस तरह का टोन है और क्या की मैसेज यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ऑथर है वो क्या कहना चाहता है। वो ये कहना चाहता है कि वी फियर डेथ बट अवेयरनेस ऑफ इट गिव्स मीनिंग टू द लाइफ। यही तो थीम है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं उन्हें समझना होगा और उन्हीं मेन पॉइंट्स को हमें ब्रॉड में देखना होगा। जैसे हमने यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स देखे। हमने देखा कि डेथ जो है वो इनएविटेबल है। हमने देखा कि जो अवेयरनेस ऑफ डेथ है वो ग्रेटिट्यूड और मीनिंग लेकर आ रही है हमारी लाइफ में। हमने देखा कि हमें टाइम जो है अपना वेस्ट नहीं करना कंप्लेंट्स में, रेदर हमें प्रेजेंट में जीना है, फॉरगिविंग, लविंग एंड बीइंग ग्रेटफुल। ये सारी चीजें हमें करनी है। तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको अपने लिए एक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्लान करना होगा जिसमें आप थीम को इंट्रोड्यूस करोगे। आप बताओगे कि क्यों अवेयरनेस जो है डेथ से रिलेटेड वो इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर फिर आप कंक्लूड करोगे एक लाइफ मैसेज के साथ में। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम अपने जो एस्से है उसके सॉरी प्रति है उसके साथ आगे बढ़ेंगे। देखो, अगर मैं इस प्रीसी की बात करूँ ना, तो यहाँ पर कुछ बातें जो हमारे ऑथर हैं, उन्होंने बहुत बार बोली। जैसे कि उन्होंने बहुत बार बोला कि हम सभी लोग जो हैं, ठीक है, वी ऑल आर गोइंग टू डाई। अब ये एक बार बता दिया हमने, दैट इज इनफ, राइट? इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे की पॉइंट्स थे जिनको हम एक साथ ऐड कर सकते थे और यहाँ पर इसके बाद में जो इमोशनल टोन हमें दिया गया है इस पूरे पैसेज में, जो फिलोसॉफिकल आइडिया हमें दिया गया है, उसको हमें एक फॉर्मल रिफ्लेक्शन में लेकर आना है। तो अब आपको समझना है कि क्या टाइटल हमें देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइटल हमने दिया है वो है एम्ब्रेसिंग लाइफ थ्रू अवेयरनेस ऑफ डेथ। ये क्या बता रहा है, ये जो एसेंस है ना हमारा, उसको कैप्चर कर रहा है, ना कि केवल टॉपिक। अगर मैं बोलूँ टॉपिक क्या है तो आप बोलेंगे टॉपिक डेथ है, लेकिन जो एसेंस है वो क्या है, अवेयरनेस ऑफ डेथ, राइट? जो कि यहाँ पर अवेयरनेस हमारी लाइफ को एनरिच कर रही है, राइट? इसीलिए टाइटल जो लिखा है वो क्या लिखा है, एम्ब्रेसिंग लाइफ थ्रू अवेयरनेस ऑफ डेथ। अब यहाँ पर आप इस पूरे के पूरा जो प्रेसी है इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हमने इसे कवर किया है। डेथ इज इनएविटेबल, येट society treats it as a taboo subject. Although pandemic reminded of its constant presence, emotionally we still act as life is endless, wasting time in complaints instead of gratitude. Thinking about death gives clarity to life, helping us to focus on what truly matters in the present moment rather than worrying about the future. It encourages us to live fully, pursue happiness, stop fearing others' opinions. Awareness of mortality makes us appreciate nature, relationships, every experience before they disappear forever. It also inspires forgiveness, expression of gratitude. Recognizing that life is limited can become an awakening, motivating us to live authentically and meaningfully because ultimately only the present is real and valuable. ठीक है, ये पूरी बात जो है हमने 128 वर्ड्स में अपनी कंप्लीट कर दी। समझ में आया किस तरीके से हमने इस पूरे के पूरे टाइटल से रिलेटेड और इस पूरे प्रतीक को एक बार में अच्छे से समझा दिया। हमने यहाँ पर हर एक बड़ी बड़ी बात को, जैसे यहाँ पर ट्रीज, बर्ड्स, हर एक चीज को बोला गया, हमने इसको नेचर बोल दिया। हमने क्या करा, आइडियाज के क्लस्टर्स बनाए थे, रीड किया, डिवाइड किया आइडियाज को अलग अलग क्लस्टर्स में और उस बात को फिर हमने एक कंसाइज वे में अपने वर्ड्स में पुट कर दी। आया समझ में? चलो, अब यहाँ पर हमारे पास में आ जाते हैं एस्सेज। अब एस्सेज यहाँ पर बिकॉज थोड़े डेप्थ में रहते हैं, मैं आपको मोटा मोटा बातें समझा दूंगी कि हमें इन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है। और ये जो फाइल है ये आपको ई बुक सेक्शन में हमारे मिल जाएगी एंड अलोंग विद द टेलीग्राम पर ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां से आप इसको पढ़ लेना, समझ लेना अच्छे से, तो आपके लिए यहाँ पर एग्जाम को क्लियर करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं।
एक सेकेंड, राइट एन एसे ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो यहाँ पर अब हमें एसेज लिखने हैं। तो यहाँ पर पहले आपको टॉपिक्स दिखा देती हूँ, फिर हम एसे के बारे में बात करेंगे। रोल ऑफ गिफ्ट सिटी एंड आईएफएससीए इन एस्टैब्लिशिंग इंडिया एज अ ग्लोबल फाइनेंशियल गेटवे एंड चैलेंज इन अट्रैक्टिंग international business, digital banking and fintech innovation in the IFSCA context, opportunities for growth, regulatory challenges including central bank digital currencies, climate change and green finance, imperative for IFSCs in facilitating sustainable investment and role of green bonds and ESGs norms in international finance. Impact of artificial intelligence on the financial sector, discussing both the benefits in regulatory compliance and risk management and the ethical employment challenge it presents. अब यहाँ पर ऐसे में हमें क्या करना होता है, पहले आप ये समझाइए। देखो, ऐसे क्या होगा, ऐसे वो पार्ट हो गया जहां पर स्ट्रक्चर जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या करता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और एग्जामिनर चेक करेगा कि हमारी एबिलिटी कैसी है कि हम इसको आर्ग्यूमेंट्स में लॉजिकली अपना ऑर्गेनाइज कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ये लॉजिकल होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर एक एग्जैक्ट स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा, जिसमें हम एक इंट्रोडक्शन रखते हैं, एक बॉडी रखते हैं और एक कंक्लूजन रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, तो इंट्रोडक्शन में हमें कंटेक्स्ट और थीसिस जो है ये लेकर चलनी होगी। अब ये हमारी 2 पैराज में हो गई है। फिर हमें बॉडी लिखनी है, जहां पर हमारे पास में एग्जाम्पल्स, आइडियाज, डेटा, हम सब कुछ यूज कर सकते हैं और हमें इससे अराउंड कम से कम 3 आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। और कंक्लूजन जो हमारा रहेगा उसमें या तो हमें वे फॉरवर्ड देना है, देखो हमेशा पॉजिटिव रखना है, या तो हम यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो वे फॉरवर्ड देंगे कि कैसे उसे सॉल्व करना है, या गवर्नमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, पॉलिसी सजेशंस दे सकते हैं। तो अगर जैसे हमने आईएफएससी और गिफ्ट सिटी का यहाँ पर पूरा ऐसे देखा, तो इसमें हमें ये देखना होगा कि कैसे इंट्रोडक्शन जो है वो आईएफएससी और गिफ्ट सिटी दोनों को साथ में लेकर चल रहा है। एंड यहाँ पर हमें एक टॉपिक लेना होगा कि भाई इंडिया का जो एम्बिशन है, और थीसिस थी कि गिफ्ट सिटी जो है प्लस आईएफएससी वो एक यूनिफाइड रेगुलेटरी मॉडल के अंडर काम कर रहे हैं, तो हमें इन्हें साथ में लेकर चलना है। फिर हर एक जो पैराग्राफ होगा वो यहाँ पर एक क्लियर सब हेडिंग होता है। जैसे एक बार हमने यूनिफाइड रेगुलेशन के बारे में बात की, एक बार फिस्कल इंसेंटिव्स की बात की, एक बार प्रोडक्ट इनोवेशन की बात की, और फिर हम यहाँ पर क्लैरिटी के साथ साथ डेकोरेशन की तरफ जो है फोकस करेंगे। लेकिन क्लैरिटी इज ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट देन डेकोरेशन। तो यहाँ पर बुलेट टाइप स्ट्रक्चर जो है, अगर वो हम कर पाते हैं तो हमें वो करना होगा, और स्पेशली यहाँ पर अगर टाइम आपके पास बहुत कम बचा है। ठीक है, चैलेंजेस में आप यहाँ पर एक काउंटर व्यू दे सकते हो। तो हमें एक बैलेंस अगर हम बनाए पॉजिटिव और नेगेटिव का हमारी बॉडी में, ठीक है, कंक्लूजन में नहीं, हमारी बॉडी में, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। तो हम चीजों को बैलेंस करते हुए चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने स्ट्रेंथ बताई, तो यहाँ पर हमने बोला कि टैलेंट एक्विजिशन, रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी, पॉलिटिकल रिस्क, ये सब हमारे लिए एक चैलेंज है। तो ये एक तरह की एनालिटिकल मैच्योरिटी आपकी दिखाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक एनालिटिकल मैच्योरिटी दिखाएगा। अच्छा, कभी भी कंक्लूड कर रहे हो तो एब्रप्टली ऐसे को खत्म नहीं करोगे, अपनी आर्ग्यूमेंट्स को समराइज करोगे। एक फॉरवर्ड लुकिंग लाइन आप यूज कर सकते हो। जैसे इसी ऐसे में मैंने बोला है कि आईएफएससी जो है वो बैलेंस करता है एजिलिटी को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ में। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पर आपको ऐसे के ऊपर इस तरीके से ध्यान रखना होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके एग्जाम की, तो अलग अलग एग्जाम से पैटर्न आपका ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, कोई खास पैटर्न में चेंजेस होते नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फोकस की, तो अगर आरसी है तो उसमें आप 20 मिनट से ज्यादा नहीं देंगे, और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करोगे। हर लाइन में एक पॉइंट आपको लिखना है, ऐसा नहीं है कि रिपीटेड चीजें करोगे। इसके अलावा एक्सट्रैक्ट करोगे चीजों को, पैराफ्रेज करने की जरूरत है पैराफ्रेज करोगे, और अपने वर्ड काउंट्स का ध्यान रखोगे।
प्रीसी की बात करें तो प्रीसी में आपको डिमॉन्स्ट्रेट करनी है अपनी रिडक्शन टेक्निक, ठीक है? अब यहाँ पर आपको बिफोर आफ्टर वर्जन जो है वो खुद ही पता चल जाना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। ऐसे में आपको स्ट्रक्चर पॉइंट्स जो हैं पॉजिटिव नेगेटिव उनका बैलेंस, टोन और साथ में इनकी किस तरह से आप पैराग्राफिंग कर रहे हो, कैसे एंड कर रहे हो, कैसे शुरू कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो हमारे पास में यहाँ पर जो एग्जामिनर है वो स्ट्रक्चर के रिवॉर्डिंग दे रहा है, ना कि आपने कौन से स्टाइल में लिखा है, वो लिखना है आंसर में जो कि आपसे पूछा गया है, ना कि वो जो आपको आता है, ठीक है? मीनिंग ऐसा नहीं है कि आपसे मैंने गिफ्ट सिटी के बारे में एक एग्जैक्ट लाइन पूछी और आपने गिफ्ट सिटी के बारे में जो-जो बातें आती थी वो सारी लिख दी। जो पूछा केवल उतना ही लिखो और एनालिसिस दिखाना है, ओपिनियन नहीं दिखाना। समझ में आ रहा है? ओपिनियन कैसे होते हैं? बाइस्ड होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव बोलते हैं। आप एनालिसिस में एक बैलेंस अप्रोच लेकर चलते हो। आप यहाँ पर सारी तरह की बात करोगे, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, वे फॉरवर्ड भी और यहाँ पर हमेशा आपको एक कंप्लेनेंट की तरह काम नहीं करना, आप एक रेगुलेटरी बॉडी में काम करने वाले हो जो देश की ग्रोथ में, ठीक है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और अगर आप उसका हिस्सा बनोगे तो आप भी वैसा रोल प्ले करोगे, तो आप कंप्लेंट नहीं सॉल्यूशन ढूंढ कर दोगे, ठीक है? तो वही आपका तरीका भी होना चाहिए। आ गया समझ में? वोकैबुलरी अगर थोड़ा-सा आप अपनी एक्सपेंड कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। अगर यहाँ पर अभी टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना आता है बस करेक्टली लिखना, लैंग्वेज सही रखना, ग्रामेटिकल एरर्स को बिल्कुल मिनिमाइज़ करने की कोशिश करना और यहाँ पर आपको कोशिश ये करनी है कि जो आपकी प्रेसी है वो एक एलिगेंट वे में जाए, ठीक है? अच्छा, टेंस की एरर्स करने मतलब कोशिश करना कि टेंसेस में एरर्स ना आए। आरसी जो है वो कॉम्प्रिहेंशन को भी आपका इम्प्रूव करता है, साथ में ऐसे कंटेंट का भी एक तरीके से आपको आइडिया मिलेगा। तो एक छोटा प्रेसी आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगर आपको कोई भी यहाँ पर मान लो द हिंदू न्यूज़पेपर या इंडियन एक्सप्रेस में कोई अच्छा आर्टिकल लिखता है, तो उस आर्टिकल को पढ़ो, उसके ऊपर एक बार यहाँ पर प्रेसी लिख कर देख लेना, ठीक है? और मॉक टेस्ट अगर आप लगा पाते हो तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही है। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। स्टिल कोई डाउट है तो आप पूछ लेना और ये जो फाइल है ये आपको ई बुक सेक्शन में और हमारे टेलीग्राम दोनों पर मिल जाएगी। चलिए अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।